नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस और डिफेंस की गलियारी, फिर चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर आ रही है। भारत के खिलाफ अपनी युद्धक तैयारियों को मजबूती देने के लिए पाकिस्तान स्कार्दो में एक नया एयरबेस बना रहा है। इस एयरबेस का इस्तेमाल पाकिस्तानी एयरफोर्स भारत के खिलाफ कर सकती है। हालांकि पाकिस्तान की हर एक चाल पर भारत की खुफिया एजेंसियां कड़ी नजर बनाए हुए हैं। हाल ही में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का खुलासा हुआ है। इन तस्वीरों को ओपन सोर्स इंटेलिजेंसी एनालिस्ट डी टेरेस्फा ने जारी किया है। बता दें कि हंदवाड़ा मुठभेड़ के बाद से ही पाकिस्तानी एयरफोर्स ने LOC के पास अपने F-16 और JF-17 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया था। पाकिस्तान को डर है कि भारतीय सेना LOC पार कर नए सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे सकती है। इसी के डर से उसने सीमा पर हवाई गश्त भी तेज कर दी है। रणनीतिक रूप से POK के स्कार्दो स्थित पाकिस्तानी वायुसेना के इस एयरपोर्ट का बड़ा महत्व है। यहाँ से श्रीनगर और लेह की दूरी मात्र 200 किलोमीटर है। यहाँ से उड़ान भरने के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मुश्किल से 5 मिनट में भारतीय वायु सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि सीमा पर तैनात भारतीय एयर डिफेंस को वो भेद नहीं सकते हैं। स्कार्दो के इस नए एयरपोर्ट पर अंडरग्राउंड फ्यूल स्टेशन और हथियार डिपो का भी निर्माण किया गया है। पाकिस्तान यहां पर चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी निगरानी करना चाहता है। बता दें कि स्कार्दो में पाकिस्तान का सिविल एयरपोर्ट भी पहले से ही मौजूद है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि CPEC की सुरक्षा के लिए POK में स्थित इस एयरबेस का इस्तेमाल चीनी वायुसेना भी कर सकती है। इससे भारत की सुरक्षा की चिंता बढ़ सकती है। यानी कि दोस्तों ये कितना बड़ा गेम ये लोग खेल रहे हैं। एक तरफ ये POK में डैम बनाने की सोच रहे हैं ताकि भारत को वहाँ पे मुसीबत का सामना करना पड़े। दूसरी ओर अब चोरी छिपे जो सैटेलाइट इमेजेस हमारे पास आई हैं उसमें POK में ये सैन्य एयरबेस बना रहा है और इसमें मदद कर रहा है चीन। और यहाँ पर साफ साफ आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के खिलाफ एक रणनीतिक रूप से यहाँ पर खड़े हैं। और दोस्तों यहाँ पर इस वक्त भारत को भी बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और भारत को यहाँ पर किसी भी तरीके से POK में इनका ये जो निर्माण कार्य है या इस तरीके की कोई ये गलत हरकतें कर रहे हैं उस पर रोक लगानी होगी। नहीं तो दोस्तों ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन हो सकती है। बाकी आपका क्या कहना है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताएं, क्योंकि दोस्तों ये मुद्दा काफी सेंसिटिव मुद्दा है, इसीलिए मैं आपकी राय इसमें जानना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है नौसेना को लेकर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA ने शुक्रवार को विजय जासूसी मामला डॉल्फिन नोज ऑपरेशन के एक प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें कथित तौर पर भारतीय नौसेना के जवानों पर एक पाकिस्तानी हैंडलर को संवेदनशील जानकारी देने का आरोप है। मुख्य आरोपी हाजी अब्दुल्ला रहमान लकड़वाला मुंबई का रहने वाला है, जो कि पाकिस्तानी हैंडलर था, जिसके जरिए पाकिस्तान ने कथित तौर पर भारतीय नौसेना के अधिकारियों को पैसे दिए थे। आपको बता दें कि पिछले साल 20 दिसंबर को आंध्र प्रदेश खुफिया विभाग ने भारतीय नौसेना के एक जासूसी रैकेट का भांडाफोड़ किया था और 7 नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार नाविकों में से 3 विशाखापत्तनम से थे, जबकि 2 करवार नौसैनिक अड्डे से और 2 मुंबई के नौसैनिक अड्डों में से थे, जिन पर एक पाकिस्तानी हैंडलर को कथित तौर पर नौसैनिक जहाजों और पनडुब्बियों के स्थानों की संवेदनशील जानकारी देने का आरोप है। सभी 7 नाविकों को 2017 में भर्ती किया गया था और सूत्रों ने दावा किया था कि वे सितंबर 2018 में एक हनी ट्रैप में फंस गए थे। इन युवकों को पहले 3 या 4 महिलाओं द्वारा फेसबुक से संपर्क किया गया था और उन्हें एक ऑनलाइन रिश्ते में फंसाया गया। महिलाओं के बाद उन्हें ऐसे व्यक्ति से मिलवाया गया जो एक व्यापारी के वेश में आया था, लेकिन वास्तव में वो एक पाकिस्तानी हैंडलर था और उसने नाविकों से जानकारी लेनी शुरू कर दी थी। हालांकि दोस्तों अभी पकड़ में आ गए हैं, लेकिन अब पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे इनका क्या मकसद था। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है रक्षा मंत्रालय को लेकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वे एक ऐसी योजना को मंजूरी दे रहे हैं जिसके तहत घरेलू उद्योग द्वारा देश में विकसित और निर्मित सैन्य हार्डवेयर के परीक्षणों के लिए 400 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र तैयार किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने 400 करोड़ रुपए के शुरुआती बजट के साथ ही रक्षा उपकरण परीक्षण योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत रक्षा क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक ढांचा परिसर विकसित किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों टेस्टिंग फैसिलिटी को मंजूरी दे दी गई है, जिसकी कुल लागत 400 करोड़ रुपए की आई है। बयान के अनुसार योजना 5 साल की अवधि के लिए है और इस दौरान निजी उद्योगों की साझेदारी से 6 से 8 नए परीक्षण केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है रक्षा विनिर्माण को लेकर।
विदेशों की कंपनियां भारत में रक्षा विनिर्माण में अधिकतम अब 79% तक निवेश कर सकती है। पहले ये 49% तक था। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोरोना महामारी के बीच मेगा सुधार और रक्षा निर्माण पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि FDI की सीमा स्वचालित मार्ग के तहत है, जिसके लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत घर पे बनाए जा सकने वाले हथियारों का आयात भी बंद करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपने आयात पर प्रतिबंध के लिए हथियारों और प्लेटफॉर्मों की सूची को अधिसूचित करेंगे और उसकी सीमा तय करेंगे। इस कदम को जोड़ने से रक्षा विनिर्माण पर आत्मनिर्भरता का सुधार होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हथियारों के पुर्जों को भी स्थानीय स्तर पर निर्मित किया जाना है। ये एक बड़े रक्षा आयात बिल को कम करने में मदद करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो देश की सेना के लिए हथियार बनाता है उसे और अधिक पेशेवर बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम कॉर्पोरेटीकरण द्वारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्वायत्ता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार करने के लिए भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो CDS जनरल विपिन रावत को लेकर आ रही है। जनरल विपिन रावत ने कहा कि अगले साल नौसेना उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर आगामी थिएटर कमान को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी देगी। रावत जी ने कहा कि थिएटर कमान स्थापित करने की प्रक्रिया 2021 के अंत में शुरू होनी चाहिए। हालांकि उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर उनकी सटीक संख्या मौजूदा खतरे के आकलन पर आधारित होगी। CDS ने कहा कि इन थिएटर कमांडों के मुख्य रूप से सेना और भारतीय वायुसेना के बीच एकीकरण की उम्मीद है। उन्हें नौसेना की संपत्ति की भी आवश्यकता होगी। कुछ संसाधन हैं जो नौसेना के पास हैं, जिनका उपयोग उत्तरी सीमाओं पर किया जा सकेगा। नौसेना के निगरानी संसाधन जो कि समुद्र में उपयोग किए जाते हैं, भूमि पर प्रभावी भी हो सकते हैं। रावत ने कहा कि नौसेना समुद्री निगरानी को अंजाम देने के लिए कई तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करती है। इनमें P-8I विमान और मानव रहित हवाई वाहन यानी कि UAV आदि शामिल है। संभवतः भूमि और सीमाओं पर इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। रावत ने कहा कि नौसेना का लड़ाकू विमान, जिसका वर्तमान में संचालन काफी कम किया जाता है, इन थिएटर कमांड के साथ इन्हें एकीकृत किया जाएगा। यानी कि नौसेना के लड़ाकू विमान के जो स्क्वाड्रन में MiG-29 के शामिल है, उसका भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक थिएटर कमांड में एक सामान्य कमांडर के तहत तीनों सेवाओं सेना, नौसेना, वायुसेना के कर्मियों की विशिष्ट यूनिटें होंगी ताकि वे एकजुट होकर लड़ सकें। अमेरिका और चीन दोनों एक थिएटर कमांड सिद्धांत का पालन करते हैं। 3 साल के भीतर थिएटर कमांड प्रस्ताव के लिए निर्देश भी जारी किए जाएंगे। दोस्तों, पे अगली खबर इसरो को लेकर आ रही है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण पूरे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित है। देश को इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए पीएम मोदी 20 लाख करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा कर चुके हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंडियन एयरस्पेस के उपयोग पर लागू प्रतिबंधों को कम किया जाएगा, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट प्रक्षेपणों और अंतरिक्ष आधारित गतिविधियों में निजी कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि भारतीय स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोला जा रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी स्टार्टअप की योजनाओं पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। वे भी सैटेलाइट लॉन्च कर पाएंगी। निजी क्षेत्र की कंपनियों को इसरो की सुविधाओं का इस्तेमाल करने का मौका दिया जाएगा। इस काम में इसरो की कंपनियां भी उनको मदद करेंगी। सीतारमण ने कहा कि निजी क्षेत्र में उनकी क्षमता को सुधार करने के लिए इसरो की सुविधाएं और अन्य संपत्तियों का इस्तेमाल करने की परमिशन उनको दी जाएगी। निजी क्षेत्र के लिए ग्रहों की खोज, रिसर्च, बाहरी अंतरिक्ष यात्रा आदि के लिए भविष्य की परियोजनाओं में भी मदद दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।